हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एक्सपर्ट, जहां सीयूईटी के टफ टॉपिक्स बनते हैं इजी। आज के वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, जहां से आपके ज़्यादातर सीयूईटी के क्वेश्चंस बनते हैं जीके सेक्शन में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट में आएगा एक सुपर रिवीजन राउंड, उसको मिस मत करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट होती है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एंड दैट पार्ट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो आपके मन में सबसे पहला सवाल आ रहा होगा कि यूरोपियंस इंडिया क्यों आए। स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन और पैसा, ये ऐसी चीज़ें थी जिनके लालच में यूरोपियंस इंडिया तक खिंचे चले आए। बट मसला ये था कि यूरोपियंस को इंडिया तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना था सी के थ्रू। तो बहुत कोशिशें करी गई। फाइनली पोर्टुगीज में से वास्को डे गामा ने सक्सेस हासिल करी इंडिया का सी रूट ढूंढने में, और 1498 में वास्को डे गामा पहुंच जाते हैं कैलीकट के कोट, जो कि प्रेजेंट डे आपको केरला में मिलता है। तो वास्को डे गामा को क्रेडिट जाता है सी रूट डिस्कवर करने का इंडिया का। फिर पोर्टुगीज जब आए इंडिया में तो इनिशियली मतलब एज ए ट्रेडिंग पर्सन आए थे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने अपना रूल भी धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, और वो अपने साथ और सारी चीज़ें भी लाए थे, जैसे प्रिंटिंग प्रेस अपने साथ लेकर के आए थे। अभी जो हम पोटैटो यूज़ कर रहे हैं वो पोर्टुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया, टोबैको क्रॉप्स को पोर्टुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया। ऐसे ही पोर्टुगीज़ अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस को भी लेकर के आए थे। अब पोर्टुगीज़ के बाद हम चलते हैं डच पे। तो डच भी आए ट्रेड करने के लिए, और उनके जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे वो थे पुलिकट और नागापट्टिनम में। लेकिन डच ज़्यादा टिक नहीं पाए। डच के बाद फ्रेंच भी आते हैं हमारे यहाँ रूल करने के लिए। फ्रेंच भी अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश करते हैं, कहाँ, पौंडीचेरी में, माहे, करैकल, यनम में। फ्रेंच ने कड़ी टक्कर दी थी ब्रिटिशर्स को, लेकिन फाइनली जब एंग्लो ब्रिटिश फ्रेंच ब्रिटिश वॉर्स होती हैं तो उसमें फाइनली बाद में इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन करी जाती है, और फ्रेंच को भी फिर अपना इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट छोड़ करके जाना पड़ता है, और फाइनली ब्रिटिश टिक जाते हैं इंडिया पे रूल करने के लिए। ब्रिटिशर्स कब आए? ब्रिटिशर्स से ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान मिला था इंडिया में ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश करने का 600 में। किसने ये फरमान इशू किया था? जहांगीर ने इशू किया था। इन्होंने अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर सूरत में खोला था, और उसके बाद बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा में। इनका पॉलिटिकल डोमिनेंस हमें कब देखने को मिलता है? बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बाद। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो फाइनली ब्रिटिशर्स अपना एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में लेकर के आ जाते हैं। अभी जब तक मैं 1858 पे ना आऊं तब तक हम क्या देखेंगे? तब तक कंपनी रूल देखेंगे, और 1858 के बाद हम क्राउन रूल देखेंगे। अब ये कंपनी रूल और क्राउन रूल में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स पे भी चलते हैं। कुछ बैटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री में। तो बैटल ऑफ प्लासी और इसका ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर आपने अपने स्कूल में हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। अब ये जो प्लासी इज़ अ प्लेस इन बिहार। अब हुआ क्या था कि उस टाइम बंगाल के नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला, और फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ये दोनों भी बंगाल में अपनी एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे ही नवाब को पता लगा कि ये चीज़ें हो रही हैं, नवाब गए वहाँ पे, और उन्होंने फाइनली एक ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, इतना डेप्थ में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमें सीयूटी के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। लेकिन फाइनली नवाब क्या करते हैं, ज़्यादातर ब्रिटिशर्स को एक छोटे कमरे में बंद करके आ जाते हैं। अब जैसे ये बात रॉबर्ट क्लाइव को पता लगती है, रॉबर्ट क्लाइव जाता है और फिर वो डिक्लेयर करता है कि भाई अब हमें एक बैटल करनी पड़ेगी नवाब से, दैट इज़ बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला जो है ब्रिटिश फोर्सेस जिनके हेड है रॉबर्ट क्लाइव, उनसे लड़ने जाते हैं। लेकिन सिराजुद्दौला की जो आर्मी है उसमें जो मीर जफ़र है वो उनको बेट्रेल दे देते हैं, और भी उनके साथी उनको बेट्रे कर देते हैं, जिसकी वजह से नवाब हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। अब ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं तो वो अपना प्यादा एज अ मीर
मीर जफ़र को एज ए नवाब बिठा देते हैं। ये है आपका बैटल ऑफ प्लासी। फिर हम आते हैं बैटल ऑफ बक्सर पे। बैटल ऑफ बक्सर ऑब्वियसली 1764 में बैटल हुई थी। बक्सर कहाँ है? बक्सर भी बंगाल में है। अब ये बैटल हुई थी ब्रिटिशर्स और मीर कासिम के बीच में। मीर कासिम कौन है? मीर कासिम इज़ अ सन इन लॉ ऑफ मीर जफ़र। तो मीर जफ़र को जब ये बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैठा चुके थे तो मीर जफ़र को भी पता लग गया था कि भाई ब्रिटिशर्स जो है अपना काम निकलवा रहे हैं और अगर मुझे नवाब सही मायनों में प्रॉपर बनना है तो मुझे ब्रिटिशर्स को आउट ऑफ द वे करना होगा। लेकिन ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को ये चीज़ पता थी, तो ब्रिटिशर्स ने फिर मीर जफ़र को हटा करके मीर कासिम को गद्दी पे बैठा दिया। अब मीर कासिम को भी यही लग रहा था कि यार अगर मुझे ब्रिटिशर्स को आउट ऑफ द वे करना है तभी मेरा ढंग से रूल चल पाएगा। तो मीर कासिम ने फिर डिक्लेयर करी बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और मीर कासिम जो है मदद मांगने गए थे किससे? शाह आलम टू, जो कि उस टाइम पे मुगल एम्परर थे, और जो नवाब ऑफ अवध थे शुजा उद दौला, उनसे। तो ये तीन फोर्सेस, मीर कासिम, शुजा उद दौला और शाह आलम टू की, ये तीनों की कंबाइंड फोर्सेस मिलकर के लड़ाई करती है किससे? ब्रिटिशर्स से। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं इस बैटल में और एज अ रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है? दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा was granted to ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पे डुअल रूल हमें देखने को मिलता है और फाइनली ब्रिटिशर्स रियल रूलर्स इंडिया के बनने पे आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कुछ आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी याद रखनी पड़ेगी, जैसे परमानेंट सेटलमेंट का ईयर पूछते हैं और किसने इंट्रोड्यूस किया। तो ये एक रेवेन्यू सिस्टम है परमानेंट सेटलमेंट, 1793 में आया था। और कौन लेकर के आए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आए थे। जिसमें से इन्होंने क्या किया था? बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट में तो जितना भी लैंड था वो उसमें उन्होंने ज़मींदारों को लैंड ओनर्स बना दिया था और उन्होंने रेवेन्यू फिक्स कर दिया था परमानेंटली। अब रेवेन्यू जब फिक्स कर दिया गया था तो ऑब्वियसली ज़मींदार्स को रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। अब इसमें पेसेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि एनी हाउ जो उनका क्रॉपिंग सीजन है, क्रॉप अच्छी हुई नहीं अच्छी हुई, लेकिन उनको जो है उतना लगान देना ही देना पड़ता था। तो पेसेंट्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था। फिर नेक्स्ट है रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम भी एक लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम था। इसको थॉमस मनरो ने इंट्रोड्यूस किया था बेसिकली मद्रास और बॉम्बे वाले एरिया में। फिर महलवाड़ी सिस्टम भी आपने सुना होगा। महलवाड़ी सिस्टम हॉर्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली इसमें रेवेन्यू विलेजेस से कलेक्टिवली लिया जाता था। कुछ विलेजेस को ऐसा कलेक्टिव महल बना दिया जाता था और उनसे एक साथ रेवेन्यू लिया जाता था। यहाँ पे कोई ज़मींदार नहीं रखे गए थे। रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था? रैयतवाड़ी सिस्टम में डायरेक्टली रैयत का मतलब होता है पेसेंट्स, डायरेक्टली उनसे रेवेन्यू लिया जाता था। फिर आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के भी बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? तो पहली बात तो ये इंट्रोड्यूस करी गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसमें यह था कि अगर कोई भी स्टेट का कोई नेचुरल एयर नहीं है तो वो स्टेट अनेक्स कर लिया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो हमने देखा कि भाई झांसी, सतारा, नागपुर, ये ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे नेचुरल मेल एयर नहीं था, जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने इन स्टेट्स को अनेक्स कर लिया था। ये CUT के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया, आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 पे। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है उसको सीपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं और कहीं कहीं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कही जाती है। अब रिवोल्ट ऑफ 1557 में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? पहली बात तो आपसे इमीडिएट कॉज पूछा जा सकता है। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि रिवोल्ट को किसने लीड किया फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, और एक प्लेस का नाम दे करके आप उनके लीडर पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं। तो आई एम श्योर आपको ये तो पता ही होगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का इमीडिएट रीज़न क्या था। तो ऑब्वियसली ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस थी जो कि काउ एंड पिग फैट से ग्रीस्ड थी, ऐसे र्यूमर फैले थे। तो दिस वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे सीपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सीपॉयज ने इनिशियली म्यूटिनी स्टार्ट करी थी। अगर हम इम्पोर्टेंट लीडर्स की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से लीड किया था, कुंवर सिंह ने बिहार से लीड किया था। तो कुंवर सिंह ज़मींदार थे। ऑब्वियसली
ज़मींदारों की ज़मींदारी छीन ली जाती थी जब तक सनसेट क्लॉज लगाया गया था कि सनसेट से पहले ज़मींदार्स को रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को देना होता था। तो इस वजह से इसी चक्कर में बहुत सारे ज़मींदारों की ज़मींदारी छिन गई थी। तो कुंवर सिंह उसमें से एक ज़मींदार थे जिनकी ज़मींदारी चली गई थी। रानी लक्ष्मीबाई आपको पता है ऑब्वियसली झांसी को अनेक्स कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई झांसी से वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट किया। फिर नाना साहिब कानपुर से थे, तो पेशवाशिप चली गई थी और फाइनली नाना साहिब 2 को कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, वहाँ भेज दिया गया था पेंशन के लिए। तो नाना साहिब को भी अपना बदला लेना था ब्रिटिशर्स से, तो वो भी कानपुर से जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कूद पड़े। फिर बेगम हजरत महल अवध से थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर यही पूछा जाता है कि अवध से किसने लीड किया, तो अवध से बेगम हजरत महल ने लीड किया। बहादुर शाह जफर को पूरे रिवोल्ट का लीडर बनाया गया था दिल्ली से। बहादुर शाह जफर 2 ये उस टाइम पे मुगल बादशाह थे और ये लास्ट मुगल रूलर भी है इंडिया के, ये भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया बहादुर शाह जफर 2। कॉन्सिक्वेंसेस आपको क्या देखने को मिले? ऑब्वियसली 1857 के बाद 1858 में जब ये रिवोल्ट ख़त्म होती है तो एनी हाउ जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगा कि कंपनी ये ऐसे एक्ट इंडिया में कर रही है जिसके तहत लोग जो है उन्होंने कंपनी से सीधा विद्रोह कर लिया और इतना स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट देखने को मिला, तो दैट इज़ वाई फिर 1858 में उन्होंने एक एक्ट भेजा, दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें से कुछ चेंजेस करे गए। बस आपको एक मेजर चेंज ये याद रखना है कि फाइनली अब कंपनी रूल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक रूल कर रही थी, उसको ख़त्म करके अब स्टार्ट होता है क्राउन रूल फ्रॉम 1858 टू 1947। नेक्स्ट है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो इसमें अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि भाई ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने करी, तो ब्रह्मो समाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। यस, आपने राजा राम मोहन रॉय का नाम तब सुना होगा, ऑब्वियसली ही अपोज्ड सती प्रैक्टिस एंड कास्ट सिस्टम। फिर आर्य समाज की स्थापना किसने करी, तो इट वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका एक स्लोगन भी बहुत ज़्यादा फेमस है, इन्होंने बोला था बैक टू द वेदास, ये भी याद रखिएगा, और इन्होंने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। फिर रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद, तो ऑब्वियसली सर्विस टू ह्यूमैनिटी एंड रिलीजियस हार्मनी के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी गई थी। अलीगढ़ मूवमेंट भी पूछा जाता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, तो सर सैयद अहमद खान का नाम याद रखिएगा। फिर हम आते हैं अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑब्वियसली अ स्ट्रगल टू इंडियाज इंडिपेंडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो ये कैसे स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 1885 से। अब 1885 में मेजर चीज़ क्या हुई थी, सो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, और ये किसने फाउंड किया था इसको, A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम वॉज अ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म करवाया। पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था और उसके प्रेसिडेंट थे W.C. बैनर्जी। तो INC के पहले प्रेसिडेंट थे W.C. बैनर्जी, फाउंडर थे A.O. ह्यूम, एंड पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में। ये 3 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। फिर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में भी आपने सुना होगा। INC में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट 2 गुट आपको देखने को मिलते हैं। मॉडरेट्स का काम करने का तरीका अलग था और एक्सट्रीमिस्ट के काम करने का तरीका अलग था। 1885 से लेकर के 1905 तक हमें डोमिनेंस मॉडरेट्स का देखने को मिलता है। की लीडर्स जैसे कि दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है, he is also known as the grand old man of India. Also, he has written a book called Poverty and Un-British Rule in India. और ये पहले ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बने थे। फिर आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी एक मॉडरेट लीडर थे। गोपाल कृष्ण गोखले को पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी भी कहा जाता है, और इन्होंने भी एक सोसाइटी स्टार्ट की थी जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। देन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वॉज ऑल्सो अ मॉडरेट लीडर।
इनका काम करने का तरीका कैसे होता था मॉडरेट्स का? तो ये लोग पी की फिलॉसफी में बिलीव करते थे, जो था आपका प्रेयर, पिटिशन एंड परसुएशन। इनका मानना ये था कि अगर हम ब्रिटिशर्स से हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें प्रॉपर जो है पिटिशन लिख करके उनसे अपील करनी चाहिए कि हमें ये चीज़ आप ग्रांट करिए, हमें विद्रोह नहीं करना चाहिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ये मेथड थे मॉडरेट्स के। फिर हम आते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज पे। तो 1905 से हमको 1917 तक एक्सट्रीमिस्ट फेज देखने को मिलता है, और इसके बाद 1917 के बाद हम गांधीयन एरा देखेंगे। की लीडर्स कौन थे? तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। इनका मोटो क्या था? तो इनका मोटो था स्वराज। बाल गंगाधर तिलक जी ने एक स्लोगन भी दिया था, जो था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये पूछा जाता है एग्जाम में स्लोगन कि हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। एक और स्लोगन, यू गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने बोला था? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, तो एक्सट्रीमिस्ट का काम करने का तरीका कैसा था? तो ऑब्वियसली मॉडरेट से अलग था, क्योंकि इनकी फिलॉसफी मॉडरेट से मैच नहीं करती थी। तो ये बेसिकली मॉडरेट्स को कहते थे कि मॉडरेट्स पॉलिटिकल मेंडिकेंसी कर रहे हैं, हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी भीख में नहीं लेनी है, हमारा हक है आज़ादी और हमें लेनी है। अब हमें कैसे लेनी है? हमें बॉयकॉट करना है। स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। नेशनल एजुकेशन इंस्टेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करने की बात करी गई थी, और मास एजुटेशन के द्वारा बेसिकली प्रोटेस्ट किए जाते थे। 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट बहुत ज़्यादा ही फेमस था। हुआ क्या था कि 1905 में लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे वाइस रॉय हुआ करते थे, और लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बेसिकली जो बंगाल अभी हम देख रहे हैं ना, वो बहुत ही छोटा बंगाल है। उस टाइम पे बंगाल बहुत बड़ा हुआ करता था, क्योंकि अभी जो बांग्लादेश है वो भी बंगाल का पार्ट हुआ करता था, असम भी बंगाल का पार्ट हुआ करता था, बिहार झारखंड ये स्टेट्स भी आपका बंगाल का पार्ट हुआ करते थे। तो बंगाल बहुत बड़ा था। तो लॉर्ड कर्जन ने अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हुए बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। बेसिकली जो ईस्ट बंगाल है वहाँ पे मुस्लिम बंगालीज डोमिनेंट थे, और जो आपका वेस्ट बंगाल है वहाँ पे हिंदू बंगालीज डोमिनेंट थे। तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इस्तेमाल करते हुए बंगाल को डिवाइड कर दिया। और उन्होंने रीज़न क्या दिया? रीज़न ये दिया दैट बंगाल इज अ ह्यूज टेरिटरी टू एडमिनिस्टर, दैट इज वाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ईज वी आर डिवाइडिंग बंगाल इंटू टू पार्ट्स। जब कर दिया तो इससे ऑब्वियसली जो हमारे आईएनसी के लीडर्स थे, चाहे मॉडरेट्स हो चाहे एक्सट्रीमिस्ट हो, वो ना खुश थे, और इसके लिए हमें नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिला और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। तो ये क्वेश्चन आए अगर कि स्वदेशी मूवमेंट कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था, देन द आंसर वुड बी 1905। तो फाइनली 1911 में जब दिल्ली दरबार बिठाया गया था, तब जाकर के ये जो पार्टीशन है इसको एनल कर दिया गया था, और फाइनली ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दोनों को यूनाइट कर दिया गया। फिर 1916 में हमें होम रूल मूवमेंट देखने को मिलता है। दो लीडर्स ने होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया, बाल गंगाधर तिलक जी ने भी स्टार्ट किया था, और एनी बेसेंट ने मद्रास में स्टार्ट किया था। एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट के लिए भी आपको दो फैक्ट्स याद रखने हैं। पहली बात तो एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट वुमन टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड सेकेंड थिंग कि एनी बेसेंट ओरिजिनली आयरलैंड को बिलोंग करती थी। फिर हम आते हैं गांधीयन एरा पे। तो ऑब्वियसली डेट आपको ये याद रखनी है, 9 जनवरी 1915। ये डेट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। तो फाइनली अब होता है अराइवल महात्मा गांधी जी का। इसीलिए हर साल 9 जनवरी को एनआरआई डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अर्ली गांधीयन मूवमेंट्स में हम चंपारण सत्याग्रह देखते हैं, 1917 में हुआ था, बेसिकली अगेंस्ट द तीन खाटिया सिस्टम ऑफ इंडिगो फार्मर्स। बिहार में ये हुआ था, चंपारण ऑब्वियसली बिहार में है। फिर उनका जो नेक्स्ट मेजर सक्सेस था वो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में, जिसमें वर्कर्स के राइट्स के लिए
गांधी जी ने ब्रिटिशर्स से नेगोशिएट किया। फिर खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा इज़ अ प्लेस इन गुजरात, जहाँ पे टैक्स रेमिशन ड्यूरिंग फेमाइन की बात करी गांधी जी ने। तो ये 3 मूवमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने गांधी जी को मासेस के बीच में पॉपुलर कर लिया था, और अब गांधी जी पॉपुलर हो चुके थे इंडिया में। फिर हम आते हैं रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मसाकर 1919। तो ये जलियांवाला बाग मसाकर ऑब्वियसली हमारे लिए एक ब्लैक डे था, 13 अप्रैल 1919 का दिन। पहले तो रॉलेट एक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो रॉलेट एक्ट पास किया गया था जिसमें ये बोला गया था दैट डिटेंशन विदाउट ट्रायल, तो किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अपील नहीं करी जाएगी, होने दी जाएगी, ट्रायल नहीं होने दिया जाएगा। तो ये 3 चीज़ों के लिए फेमस है, ना दलील, ना अपील, ना वकील। हेबस कॉपस भी सस्पेंड कर दिया गया। हेबस कॉपस क्या है? हेबस कॉपस का मतलब है if someone is arrested then he or she should be presented before a judicial magistrate within 24 hours of arrest excluding the traveling time। उसको भी सस्पेंड कर दिया गया था। जलियांवाला बाग मैसेकर, ऑब्वियसली जनरल डायर के बारे में आपने सुना होगा कि जो मासेस थे, जो अनआर्म्ड थे, जो इनोसेंट मास थे, उन पे गोली किसने बरसाई? जनरल डायर ने बरसाई। 13 अप्रैल 1919 का दिन याद रखिएगा, जलियांवाला बाग मैसेकर। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में आप सभी को पता है, 1920 से 22 के बीच में हुआ था। तो ऑब्वियसली राउलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, खिलाफत इशू था। तो इन सब को चीज़ों के अगेंस्ट और खिलाफत इशू को क्लब करते हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। मेन प्रोग्राम जो लॉन्च किए गए थे वाज द बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, कोर्ट्स, फॉरेन गुड्स एंड प्रमोशन ऑफ खादी एंड नेशनल एजुकेशन। अब ये मूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, बट एक इवेंट ऐसा हो गया जिसके कारण हमें मूवमेंट को विदड्रॉ करना पड़ा। तो चौरी चौरा इज़ अ प्लेस इन प्रेजेंट डे गोरखपुर, जहाँ पे 1922 पे क्या हुआ कि भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र हो गई कि उन्होंने एक पुलिस चौकी को दे सेट दैट पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन ऑन फायर, जिसमें आई थिंक अराउंड 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई। तो व्हेन गांधी जी got to know about this particular incident, तो गांधी जी decided to call off the movement। why? because he was a very far sighted person। तो उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसी हिंसा एक जगह हो गई है तो आगे भी ऐसे हिंसा भड़क सकती है, और अगर हिंसा भड़केगी तो ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली अपने फुल एक्शन पे आ करके इस मूवमेंट को कर्ब करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा डेथ्स देखने को मिलेंगी। तो हम दूसरा जलियांवाला बाग नहीं होने देंगे। दैट इज़ वाई ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, कि उनकी मंशा रही होगी। फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो HSRA इज़ इम्पॉर्टेंट। HSRA इज़ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, जिसके मेंबर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह थे। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपको याद रखना है 1930 का। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है डांडी मार्च से, ऑब्वियसली वेरी फेमस मार्च, जो कि कहाँ से कहाँ तक थी? गांधी जी के साबरमती आश्रम से लेकर के टू द विलेज ऑफ डांडी। और ये यात्रा जो है क्यों करी गई थी? तो ऑब्वियसली हमें क्या करना था, सॉल्ट टैक्स बढ़ा दिया गया था। तो गांधी जी डिसाइडेड टू मेक सॉल्ट बाय हिमसेल्फ एंड टू ब्रेक अ लॉ। तो गांधी जी जाते हैं साबरमती से डांडी के विलेज और समुद्र का पानी इकट्ठा करके खुद से नमक बनाते हैं और सॉल्ट लॉ को वायलेट करते हैं। तो गांधी जी सॉल्ट लॉ वायलेट करते हैं, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है और उनको पूना की जेल भेज दिया जाता है। मैं पूना की जेल आपको अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे पूना पैक्ट हम करेंगे, तो उसमें ये चीज़ आपको काम आएगी। ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड और बहुत पॉपुलर मूवमेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें हमें वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम वेमेन देखने को मिला, पेसेंट्स देखने को मिला एंड बिजनेस क्लास देखने को मिला। इसी के बीच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी ऑर्गेनाइज कराई जा रही थी लंदन में। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3 तीनों लंदन में हुई थी 1931, 32 और 30 के बीच में। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमने पार्टिसिपेट किया था, मतलब INC ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर भी गए थे। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमने जो अपना
पैमाना ब्रिटिशर्स के सामने रखा था, जैसे हमें स्वराज चाहिए था, बट ब्रिटिशर्स रिजेक्टेड दैट पर्टिकुलर थिंग, बट ही एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस का मतलब क्या है कि डिप्रेस्ड क्लास के रूलर को वोट केवल डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग करेंगे, तो ये है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि गांधी जी का मानना ये था कि अगर हम अपने बच्चों को अपने आप से अलग मानने लगेंगे तो समानता नहीं आ पाएगी। इस वजह से गांधी जी इस बात से नाराज थे। जैसे ही गांधी जी लंदन से वापस आते हैं 1932 में, गांधी जी को पूना की जेल वापस फिर से भेज दिया जाता है, यरवदा जेल पूना में, और उन्होंने अपना फास्ट स्टार्ट कर दिया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ये बात पता लगी, तो ऑब्वियसली उनको नेगोशिएट करना था गांधी जी से, तो उनके बीच में जो बात हुई सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर के, वो है पूना पैक्ट। किसके बीच में हुआ था? बिटवीन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी इन द ईयर 1932। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में होता है, क्योंकि लॉर्ड इरविन को लंदन से ऑर्डर्स आए थे कि भाई कांग्रेस का पार्टिसिपेशन चाहिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, अदरवाइज देयर इज नो पर्पस ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। So that is why Lord Irwin negotiated with Gandhi ji in the year 1931, and finally after the pact Gandhi ji attended the second round table conference. So that is Gandhi Irwin pact in the year 1931. अब हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो ये एक्ट बेसिकली अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ब्लूप्रिंट कहा जाता है, लेकिन उस टाइम पे जब ये एक्ट आया था तब आईएनसी को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। क्यों? क्योंकि ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करता था, फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता था, और इसमें कहीं भी स्वराज की बात नहीं करी गई थी। देन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आया था। क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसी में गांधी जी ने स्लोगन दिया था, डू और डाई। इसमें भी मास अपराइजिंग्स देखने को मिली थी, हमें अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ देखने को मिली थी, बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था बाय ब्रिटिशर्स। इसी टाइम पे आपको ये देखने को मिलेगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएनए की स्थापना करी, और उन्होंने अपना एक पॉपुलर स्लोगन भी दिया था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। फिर हम आते हैं कैबिनेट मिशन पे 1946 में। तो फाइनली कैबिनेट मिशन 1946 क्या करता है? इंडिया को ये बोलता है कि अगर इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेगा तो इंडिया को आज़ादी सौंप दी जाएगी। तो इसीलिए इसी मिशन के तहत हमने अपनी पहली कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग बुलाई थी और कॉन्स्टिट्यूशन बनने की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। तो कैबिनेट मिशन इज इम्पॉर्टेंट। 3 लोग आए थे इस मिशन के तहत। कौन कौन? सर एवी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस एंड सर स्टैफर्ड क्रिप्स। इन तीनों नाम को आपको याद रखना है। फिर माउंटबैटन प्लान, ऑब्वियसली द देन वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड माउंटबैटन। तो लॉर्ड माउंटबैटन को ये जिम्मेदारी दी गई कि फाइनली जो 2 कंट्रीज़ का मसौदा रखा गया है, दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो कैसे बनाना है, कौन कौन से एरियाज किसको किसको देने हैं, और भाई जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, राजा रजवाड़ों के स्टेट हैं, उनका क्या होगा। तो फाइनली माउंटबैटन प्लान इंडियन इंडिपेंडेंस प्लान के तौर पे 1947 में आता है, जिसमें 2 कंट्रीज़ वर क्रिएटेड, दैट इज़ द कंट्री ऑफ इंडिया एंड द नेशन ऑफ पाकिस्तान। और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, दे वर गिवन अ चॉइस आइदर टू जॉइन इंडिया और टू जॉइन पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। तो अब ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स इंडिया की टेरिटरी में थे, तो उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जाइए, ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट से नेगोशिएट करिए कि वो इंडिया में आकर के मर्ज कर लें। तो ज़्यादातर वो सक्सेसफुल हो गए थे, 3 को छोड़ करके, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। तो जम्मू कश्मीर में राजा हरी सिंह डोगरा रूल कर रहे थे। राजा हरी सिंह डोगरा इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, ना इंडिया ज्वाइन करना चाहते थे, ना पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते थे। फिर पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक कर दिया, क्योंकि उनको कश्मीर एनी हाउ चाहिए। फिर राजा हरी सिंह डोगरा ने भारत से मदद मांगी। भारत ने कहा कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लीजिए, हम अपनी मदद भेज देंगे, और उन्होंने इंडियन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। इसीलिए हम अपना अधिकार पूर्णतः दिखाते हैं जम्मू कश्मीर की टेरिटरी पे। और जितना एरिया पाकिस्तान की फोर्सेस ने कब्जाया था, और जहाँ तक इंडियन आर्मी ने उनको रोका था और सीज फायर अलाउ हुआ था, दैट इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारा है लेकिन उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। फिर हैदराबाद में रेफरेंडम करा दिया गया।
भाई लोगों से उनकी रज़ा पूछ ली गई कि भाई आप बताइए कि आप इंडिया में आना चाहते हैं या पाकिस्तान में। तो रेफरेंडम के थ्रू लोगों ने कहा कि भाई हम इंडिया मर्ज होना चाहते हैं। सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट जूनागढ़। तो जूनागढ़ में ऐसा हुआ था, माफ़ कीजिएगा। हैदराबाद में प्रॉब्लम वॉज कि हम हैदराबाद एनी हाउ जाने नहीं देना चाहते थे, और ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद में अगर रेफरेंडम कराया गया तो भी लोग यही कहेंगे कि हम पाकिस्तान जाएंगे। सो हैदराबाद में मिलिट्री एक्सेशन करा दिया गया था, और इसे कहते हैं ऑपरेशन पोलो, जिसके तहत हमने फाइनली हैदराबाद को इंडिया में एनेक्स किया। तो ये चीज़ें बेसिकली आपको याद रखनी है। हमें फाइनली इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को, और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए जवाहरलाल नेहरू। सो आई थिंक आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और जो मैंने आपसे वीडियो में क्वेश्चन पूछा है तो कमेंट करके उसका आंसर मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।